इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। लफ्ज़ों में बयान ना कर पाए एहसान तुम हम पर इतने कर गई। तुम्हें माँ कहें, टीचर कहें या कहे गुरु, स्पर्श मात्र से तुम्हारी हमारी तकदीर संवर गई। अटेंशन अब रखते हैं सदा, जैसे पक्का कराया था तुमने। तुम तो नंबर 1 थी ही दादी, पर अब हमारी भी गिनती तुम जैसों में होने लग गई। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर जब किसी को ट्रेनिंग देगा तो वो सभी को अपनी ही तरह प्रवीण बना देगा। उसी तरह दादी जी के संपर्क में जो भी भाई बहनें आए, दादी जी से ट्रेनिंग पाकर वो सब भी दादी जी की ही भांति गुणवान बन गए। आज अगर दादी जी की शिक्षाओं को पूर्ण तरह कोई समझ पाया है और दादी जी के निजी पुरुषार्थ के बारे में कोई विस्तार से बता सकता है तो वो है दादी जी की राइट हैंड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज़ के यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट में स्थित सेवा केंद्रों की इंचार्ज हैं। दादी जी के बाद विदेश में दूसरा नाम अगर लिया जाता है तो वो जयंती बहन जी का है। आइए हम जयंती बहन से जानते हैं दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। जयंती बहन, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले हम दादी जी के बारे में आपसे जानें तो सबसे पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था के साथ कैसे जुड़े, कैसे संपर्क में आए। हमने सुना आप भी बहुत छोटे थे और दादी जी के साथ रहे और इतने समय तक आपने सेवाएं की, पर ये नॉलेज और ये संस्था में मुझे समर्पित रूप से चलना है, वो संकल्प आपने कैसे लिया? जब मैं 7 साल की थी तो दादी जानकी हमारे घर पे पूना में हम रहते थे जी। हमारे ग्रैंडफादर को मिलने के लिए आए थे क्योंकि उनकी तबीयत ग्रैंडफादर की कुछ ठीक नहीं थी जी। तो फिर जैसे ही वो उनसे मिले, ज्ञान सुनाते रहे तो सारा परिवार ही उस समय इकट्ठा होकर के दादी का सुनता था जी। और उन दिनों में फिर जल्दी में ही समर हॉलीडेज़ आए। अप्रैल जी, मई जी। मास की हॉलीडेज़ होती है भारत में, जी। तो उसमें दादी जानकी हमारे साथ जब अपना बच्चों का क्लास होता था जी। तो दादी कुछ न कुछ हमारे लिए प्रसाद, कुछ मीठा, कुछ ले आती थी। तो जी, जी। पहली मुलाकात इस तरह से हुई। जी। फिर तो जब कुछ मास के बाद हमारा विदेश जाना हुआ, सारा परिवार, जी। माता जी, पिताजी और हम बच्चे, तो फिर दादी के पत्र हमारे पास आते रहते थे। जी। तो पत्रों में भी दादी की बहुत अच्छी प्रेम भरी पालना मिलती रही। जी। फिर जब हम भारत आते रहे तो जी। भी पूना में हमारे ग्रैंड मदर का घर था, जी, तो दादी जी। तब तक पूना में ही थे। जी। तो दादी के साथ मुलाकात होती रहती थी, जी, तो बहुत जी। ही अच्छा लगता था। जी। फिर उस समय तो ब्रह्मा बाबा के साथ भी मिले, मम्मा के साथ भी मिले, परंतु फिर जब 1968 में अप्रैल मास में मुझे कुछ समय भारत में रहने का मौका मिला था, यूनिवर्सिटी का गैप ईयर लेकर के। जी। तो उस हिसाब से कुछ घूमने फिरने के बाद संकल्प आया कि मैं कुछ अपना समय सफल करूं, कुछ भारत की जो
एंशंट टीचिंग्स है वो मैं कुछ समझूं, कुछ अपने जीवन में धारण करूं। तो मुझे तो दादी जानकी की पहचान थी ही, तो मैं उन्हों के पास ही गई। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे बातें सुनाई, मुझे लगा कि मुझे और ध्यान से ये बातें स्टडी करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को तो जानती थी, हाँ, परंतु उनका ज्ञान क्या है ध्यान से कभी सुना नहीं था। तो ये जो मौका मेरा मिला ज्ञान सुनने का 1968 में, तो उससे बहुत ही अच्छी प्राप्ति हुई। फिर दादी के साथ भी हमारी हर रोज़ मुलाकात होती रही। दादी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती रही। फिर 6 सप्ताह के बाद मई के बीच में महाबलेश्वर में कुछ प्रदर्शनी होने वाली थी। तो हम वहाँ गए थे कुछ दिनों के लिए। तो जो अनुभव मुझे सेवा क्या होती, कैसे कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार के उलझन में आए, परंतु ज्ञान सुनने के बाद, थोड़ा सा योग करने के बाद कैसे उनका चेहरा ही बदल जाता, कैसे वो हर्षित हो जाती है, ये देखने को मिला। तो मुझे संकल्प आया कि सारे विश्व में कोई इस प्रकार से ज्ञान को जाने तो उनकी जीवन कितनी सुखमय बन सकती। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि सबसे उत्तम जीवन यही हो सकती जिसमें मैं अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाऊं और अन्य आत्माओं को भी कुछ ज्ञान की सेवा करके उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो सके। तो दादी जी के साथ बातचीत की और फिर दादी के साथ आबू जाने का मौका मिला। और फिर वहाँ पर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साथ मुलाकात हुई। तो बाबा मुझे बचपन से जानते थे, क्योंकि 57 में ही विदेश जाने से पहले सारा परिवार बाबा से मिले थे। तो फिर उस समय बाबा ने कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे। तो बाबा ने 3 वर्ष पहले जब मैं आबू में थी तो उस समय ही कहा था कि तुम स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। उस समय मुझे हिंदी भाषा भी पूरी नहीं आती थी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मैंने पूरा समझा नहीं था। परंतु इस समय फिर तो भाषा भी थोड़ी बहुत सीख गई थी कुछ भारत में रहने के बाद। तो बहुत ही बाबा ने प्यार से स्वीकार किया। और फिर तो मैं सेंटर्स पर रहने लगी। और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 69, मैं आगरा में थी। फिर आगरा से हम लोग आबू आए। तो जो सारा कार्यक्रम था तो वो देखा, उसमें भाग लिया। और फिर उसके पश्चात तो कुछ कुमारियों की ट्रेनिंग भी रही। और उसके बाद फिर जून मास में 1969 संदेश मिला कि तुम्हें वापस विदेश जाना होगा, वहाँ सेवा करने के लिए। तो दादी जानकी को तो बहुत ज़बरदस्त ये प्रेरणा थी। दादी कहती थी कि मुझे हज़ारे लोग नज़र आते हैं जो इस ज्ञान के इच्छुक है। तो मैं दादी को कहती थी कि दादी वहाँ तो सब मायावी है, उनको इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। परंतु दादी कहती थी नहीं, तुम नहीं जानती हो, तुमको पता चलेगा आगे चलकर कैसे हज़ारे लोग ये ज्ञान को सुनने के लिए और धारण करने के लिए बिल्कुल इंतज़ार में बैठे हैं। तो दादी की प्रेरणा से फिर विदेश में आना हुआ वापस अपने माँ बाप के घर पे। फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सेवाएं शुरू होती रही। फिर 1971 में डेलीगेशन आई थी भारत से। तो उनके आने से एक सेंटर स्थापन हुआ। और फिर 74 में दादी को जो यहाँ उस समय बड़ी दादी और दीदी थे, उन्होंने दादी जानकी को कहा कि आप विदेश में जाकर के और सेवाएं को बढ़ाओ। तो फिर मैं दादी जानकी के साथ 1974 अप्रैल में फिर वापस लंदन में ही आई। फिर तो दादी के आने से ही तुरंत ही बहुत सुंदर सीन्स शुरू हो गई सेवा की। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज शायद दादी के लिए था, क्योंकि दादी इंग्लिश तो इतना जानती नहीं थी और एक डिफरेंट रिलीजन के लोगों को समझाना, सिखाना और डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को, डिफरेंट लाइफस्टाइल के लोगों को समझाना, सिखाना। तो उन चैलेंजेस को दादी जी ने कैसे ओवरकम किया?
दादी कभी भी कोई बात को चैलेंज नहीं समझती थी। ये थी दादी की विशेषता। हाँ हाँ दादी हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखती थी। जी जी तो दादी को जब आत्मा नजर आती थी, दादी को यही लगता था कि ये भी तो परमात्मा की संतान है, जी ये भी परमात्मा के शांति और प्यार की इच्छुक है। हाँ जी तो दादी की दृष्टि ही उन्हों के प्रति ऐसे रही जो आत्मा को देखा और कोई बात देखा ही नहीं। हाँ और कई बारी मैंने देखा कि लोगों को दादी की दृष्टि से ही बहुत बहुत विशेष अनुभव होते थे, क्योंकि दादी खुद आत्म स्मृति में परमात्मा की याद में रहती थी। तो उन्हों की दृष्टि में उन्हों को वही फीलिंग आती थी कि जैसे कि हमें अपने इस देह के अंदर जो आत्मा देही है, जैसे कि बाबा की दृष्टि से, दादी की दृष्टि से उन्हों को बाबा की स्मृति और अपनी आत्म स्मृति सहज आ जाती थी। हाँ जी तो लैंग्वेज का तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। मतलब कि दादी बोलती थी, फिर हम ट्रांसलेशन करते थे, जी परंतु दादी के बोलने से ही जैसे कि कुछ आत्माओं के अंदर जागृति हो जाती थी। हाँ जी शब्द समझे न समझे वाइब्रेशन से Vibrations catch कैच कर कर लेते थे। जी जी और फिर तो ट्रांसलेशन चलती रहती थी, वो तो ठीक है। और न सिर्फ एक भाषा में, परंतु कई बारी तो जैसे मानो कि हम दूसरे देशों में जाते थे और जी। यूरोप के हर एक देश का अपनी अपनी भाषा है। जी तो उस समय दादी हिंदी बोले, फिर मैं इंग्लिश बोलूँ, फिर वो फ्रेंच बोले या जर्मन बोले, इस तरह से चलता जी, था। जी। फिर हम लोगों ने सिस्टम ऐसे बनाई जो दादी हिंदी में बोलती थी हाँ जी और मैं एक ईयर पीस में जो भी और भाषा का ट्रांसलेशन वाला था, मैं उन्हों को हिंदी से इंग्लिश करके सुनाती थी जी। और वो फिर तो सभा को दादी का आवाज़ और फिर अपनी भाषा का आवाज़ सुनाई देता था। जी जी तो वो भी सिस्टम चलती रही। तो कभी कभी 3-3 भाषाएं भी हो जाती थी, जी परंतु वो कभी भी बैरियर नहीं रहा, जी क्योंकि दादी की प्रेजेंस ऐसे थी जो वो लोग प्रेजेंस को जैसे प्यासी आत्मा को पानी मिलता, हाँ। तो वो उसको सोख कर लेते थे, वो वाइब्रेशंस हाँ को। जी और धर्म और जाति के लिए भी दादी कभी भी ये नहीं सोचा कि ये दूसरा कोई है, जी नहीं, ये परमात्मा की प्रिय संतान है। जी। उनको उसी दृष्टि से देखा। तो जब दादी जी ने इतनी सेवाएं लंदन में रह कर के, यूरोप में रह के की, फिर उसका विस्तार पूरे ग्लोब के ऊपर कैसे हुआ? जैसे अमेरिका में और बहुत से और भी कंट्रीज़ में उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ? कैसे दादी प्लानिंग करते थे कि अभी यहाँ होनी चाहिए, अभी वहाँ होना चाहिए? दादी की प्लानिंग नहीं होती थी, जी जैसे कि भगवान का प्लान बना हुआ था जी और दादी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन करके वो कार्य करती रही। जी जी मानो कि जैसे ही दादी 74 में पहुंची, जी फिर निमंत्रण था अफ्रीका का। एक वहाँ पर कोई निमित भाई था जिन्होंने जी। निमंत्रण दिया। जी तो दादी के जाने से पहले जाम्बिया, फिर केन्या, फिर लाइबेरिया, इन देशों में दादी चक्कर लगाया, नाइजीरिया, जी। इन सब देशों में फिर धीरे धीरे सेंटर्स खोलते गए। हाँ हाँ मैंने देखा कि दादी एक आत्मा को भी देखती थी तो दादी सोचती थी कि ये तो 1 लाख की सेवा कर सकते। अच्छा तो एक आत्मा पर भी पूरा ध्यान दे करके उनको भगवान कौन है, आत्मा क्या है, उनको अनुभव कराती थी। जैसे कि मानो कि 75 में एक ग्रुप निकला, तो उसमें एक भाई था ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, तो उन्होंने ज्ञान लेकर के फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर ज्ञान सुनाया। जी फिर एक और भाई था जो वैसे ऑस्ट्रेलिया का ही था, परंतु हम लोगों ने एक प्रदर्शनी की थी महाबलेश्वर में, जी तो वो निमंत्रण मिला था। एक योग संस्था ने वो स्थान बनाया था और उन्होंने निमंत्रण दिया। तो उसमें ब्राज़ील का एक ग्रुप आया हुआ था, उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने देखा उनको बहुत पसंद आया। थे तो हठ योगी, परंतु भी राजयोग का उनको अच्छा लगा। हाँ तो फिर वो लोग जब वापस अपने देश में पहुंचे, दादी को पत्र लिखा कि आप हमारे पास टीचर भेजो।
जी। तो जो ऑस्ट्रेलिया का एक और भाई था जिन्होंने लंदन में ज्ञान लेकर के फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन्होंने ही उस ग्रुप को ध्यान दिया था। तो फिर दादी ने उस भाई को ब्राज़ील भेजा। जी, तो जी, निमंत्रण इस तरह से मिलते गए। जी, जी। एक निमंत्रण था गयाना साउथ अमेरिका के लिए। तो वो जो पंडित था जिन्होंने निमंत्रण दिया था मुझे, तो दादी ने कहा कि वहाँ तुम जाओ। तो मेरे साथ एक बहन भी चली थी। तो गयाना से फिर ट्रिनिडाद से फिर बारबाडोस, जी, इस तरह जी। की सेवाएं हुई। जी। मोइनी बहन जो दिल्ली वाली जी, है उस जी। समय, उनको निमंत्रण मिला न्यूयॉर्क में आने का। तो निमंत्रण मिलते गए, जैसे कि भगवान का कुछ प्लान बनाया जो हुआ एग्जीक्यूट था, हो रहा था। वो हम जी, देखते जी। रहे कि किस तरह से चल रहा है। एक भाई था जिसने ज्ञान लिया लंदन, और फिर वो था फ्रेंच। जी। तो उनको अपने देश के लिए ख्याल आया कि मैं वहाँ जा कर के कुछ ज्ञान सुनाऊं। हाँ। और उसी समय पर एक भाई भारत में टूरिस्ट होके आए थे, उन्होंने भी ज्ञान सुना और वो वापस फ्रांस में आकर के पहुंचा। तो इस तरह से फिर 3-4 भाई इकट्ठे होकर के पेरिस में सेंटर शुरू हो गया। तो एक एक देश की बड़ी वंडरफुल कहानी है। परंतु हम देखते रहे कि कैसे अपने आप ही निमंत्रण मिल रहे हैं, कैसे दरवाजे खुलते जा रहे हैं। समय था, समय की बलहारी कहेंगे। लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, मेडिटेशन क्या है, वो चाहते थे कि हम भारत का राजयोग सीखे। तो राइट टाइमिंग हर बात में होती है। तो वो बिल्कुल समय ऐसे था जो अपने आप ही सेंटर्स प्लान के बगैर ऑर्गेनिक रीति से वो खुलते गए 70s 80s 90s में। मैं समझती 86 में जब तक कि अपना मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का प्रोग्राम था, तब तक 60 देशों में सेंटर्स खुल चुके थे। फ्रॉम 1974 टू 1976 86। तो इस छोटे से समय में 60 देशों में सेंटर्स थे। फिर जब तक अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड हुआ, वो दोनों ही प्रोजेक्ट्स यूएन के कनेक्शन से थे। तो फिर उस समय तब तक 128 कंट्रीज में सेंटर्स खुल चुके थे। तो इतना सब कुछ फैलाव अपने आप ही होता रहा, अपने आप ही होता रहा। जी। और रॉबर्ट मुलर जब आए थे यहाँ पर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि दादी जी का उसमें क्या योगदान था उनको वहाँ यहाँ लेके आने का, और उनकी सेवा किस प्रकार से हुई। जब हम लोग एफिलिएट हुए थे एनजीओ के नाते से यूएन में, क्योंकि उनका भी लक्ष्य है विश्व में शांति स्थापन करना, और हम कहते थे कि जब पर्सनल पीस होगा तो फिर विश्व में भी पीस आ सकता। तो उन्होंने हमको ज्वाइन कराया था एनजीओ के रूप में। तो 81 में एक विशेष जो एनजीओ चीफ लिएजन ऑफिसर थी मिसेस सैली स्विंग शैली, वो आई थी आबू में। उसको बहुत ही अच्छा लगा, तो उसने जा कर के वहाँ पर बहुत ही प्रचार किया यूएन में कि ये लोग वास्तव में बहुत शांति का अनुभव कराते हैं, शांत रहते हैं आदाद। तो धरनी तैयार हो गई थी। तो जब दादी जी वहाँ गए थे यूएन में, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में रॉबर्ट मुलर सेवा करते थे। तो उनको जो दादी बातें बताती थी बहुत ही गहरी लगती थी और बहुत अच्छी लगती थी। हर बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। तो फिर उसने दादी का निमंत्रण स्वीकार किया। उस समय 83 में अपना फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, और वो था समय ओपनिंग अपना यूनिवर्सल पीस हॉल का, ओम शांति भवन का। तो दादी ने ही खुद उन्हें निमंत्रण दिया था आने के लिए। और जब दादी जी से वो मिलते थे उस समय, चाहे उसके बाद में भी, हमेशा कहते थे अपने सेक्रेटरी को कि अभी मुझे कुछ इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, न किसी व्यक्ति को आने देना, न फोन्स करना। तो वो थोड़ा आश्चर्य खाते थे। तो वो उनको कहता था कि देखो, दूसरे लोग जो मेरे पास आते हैं वो मेरे से कुछ लेने के लिए आते हैं। जब दादी आती है मुझे कुछ दे के जाती है, मेरे से कुछ लेती नहीं है। तो मुझे कुछ प्राप्ति होती है। तो वो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठता था
जी। और बिल्कुल लिखता था जो बातें दादी सुनाती थी, जी। तो उनको बहुत पसंद आता था। तो रॉबर्ट मुलर के आने से यहाँ पर बहुत ही पब्लिसिटी हो गई थी जी, सारे जी, भारत के सारे अंदर, भारत में, राइट। क्योंकि एक यूएन का हाई लेवल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल खास आए इस संस्था के लिए, इट वाज अ बिग स्टोरी। या ऑफ तो कोर्स। उस समय उनके आने से बहुत सेवाएं हुई, जी। परंतु दादी निमित्त बनी उन्हों को यहाँ बुलाने जी, के लिए। जी। जैसे आप लोगों का जो लंदन में संगठन था, आज भी हम आप सबको देखते हैं तो इतना डिसिप्लिन्ड लगता है सब कुछ, जबकि दादी धारणाओं की बहुत पक्की थी। तो जैसे दादी भी कहती थी, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। तो ऐसे दादी ने आपको कौन सी विशेष धारणाएं जो पक्की कराई? जैसे अगर किसी ने मान लो कोई धारणा में थोड़ा लूज़ हो गया, मुरली टाइम पे नहीं सुनी या योग में टाइम पे नहीं आए, तो दादी कैसे शिक्षा दे करके, क्योंकि दादी तो माँ की तरह थी और प्यार से सबको समझाती थी, तो दादी कैसे समझाते थे, कैसी शिक्षाएं देते थे? दादी को जो टाइम टेबल है मधुबन का, जी। वो बहुत पक्का था। जी। और दादी को मन में यही लक्ष्य था कि विदेश में भी मधुबन का मॉडल बनाना है। जी। तो मधुबन के सिस्टम अनुसार ही सब कुछ दादी ने चालू रखा। जी। तो उसमें मानो कि अमृत वेले, तो अमृत वेले के लिए भी दादी हम लोगों को पहले एक्सप्लेन करती थी, चाहे क्लासेस में चाहे पर्सनली। और फिर मानो कि कोई भी कारण से मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो फिर बाद में मुझे कहती थी कि जो वो समय है बहुत विशेष समय है, परंतु अच्छा आप नहीं पहुंच पाए तो आप कोई भी समय दिन भर भी 1 घंटा निकाल करके परमात्मा की याद में अवश्य बैठना। तो दादी डांटती नहीं थी, परंतु एक ऑल्टरनेटिव बताती थी कि अच्छा चलो आज मिस हो गया, परंतु वो आपका टाइम आप ज़रूर निकाल करके वो उसको मेकअप करो कैसे भी करके। या मुरली के समय यदि कोई लेट पहुंचता था तो बाद में दादी उनको बुला करके कहती कि आपको पता है कि कौन मुरली सुनाने वाला है? जी, जी। बाबा आते हैं मुरली सुनाने के लिए कितना दूर से, और हम तो यहीं बैठे हैं और हम न सुने तो कितना मिस हो जाता है, तो कितना हमारा ही नुकसान होता। तो दादी प्यार से इस तरह से समझाती थी एक एक को इंडिविजुअली। दादी को ये नहीं होता था कि मैं अभी एक एक को कहाँ तक बैठ के समझाऊं। नहीं, दादी समझती थी कि एक को समझाया आज तो वो 1, 5, 10, 20 लोगों को समझा सकेगा। तो दादी जैसे कि वो बीज डालती रही। तो टाइम टेबल पर दादी बिल्कुल पक्की होती थी। मानो कि गुरुवार के दिन विशेष भोग बनता है, तो माताएं कहती थी कि दादी हम तो भंडारे में थे। दादी कहती थी नहीं, मैं आप लोगों के लिए ठहरेंगी। आप लोग जल्दी आओ, जल्दी तैयारी करो, परंतु क्लास में ज़रूर हाजिर होना है। मुरली मिस नहीं करनी है। ये नहीं कह सकते कि हम भंडारे में सेवा कर रहे थे तो वो भी हमारी कमाई हो गई। नहीं, जो वो कमाई है वो अलग है, भविष्य की कमाई है ज़रूर, परंतु अभी ये भी कमाई जो है वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो फिर दादी बिल्कुल जब तक वो नहीं पहुँचे तब तक मुरली नहीं शुरू करती थी। तो दादी उन्हों के ऊपर भी ध्यान देती थी। और मानो कि भोग क्या बना है, दादी खुद जाकर के भंडारे में देखती थी कैसे बना है, क्या बना है, किस तरह से उन्होंने बनाया है। और दादी को बहुत ये रहता था कि जो सेवा करने वाले हैं उन्हों को मैं प्यार दूँ। तो दादी जाकर के हर डिपार्टमेंट में उनको दृष्टि देती थी, उनको प्यार से और आगे हिम्मत बढ़ाने के लिए मदद देती थी। तो जो दादी इम्पोर्टेंस बताती थी हर बात का, तो वो जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता तो फिर करना सहज होता। आप सिर्फ किसको बोलो आपको ये करना ही है, क्यों करना है, मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है, जबकि उसकी पहचान ही नहीं है तो वो अपने उमंग से नहीं कर पाते। परंतु जब अपने उमंग से कोई कर पाता तो फिर तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता। जब हम दादी जी की पर्सनालिटी को देखते हैं और उनके बारे में जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, देन हमको लगता है कि दादी शी वॉज द बेस्ट टीचर, बेस्ट गुरु।
और लेकिन फिर भी कभी भी दादी जी ने ये इच्छा नहीं रखी कि किसी की बुद्धि मेरी तरफ जावे या मेरे से वो कुछ प्रेरणाएं भले ले, लेकिन मुझे याद करे, ऐसी इच्छाएं दादी जी ने कभी नहीं रखी। और इसलिए हमेशा वो एक ही बात बोलती रही, मैं कौन, मेरा कौन। तो ऐसी निर्मोही अवस्था दादी जी ने अपने प्रति कि किसी का मोह मेरे में ना हो, तो ऐसा क्यों किया दादी जी ने? क्योंकि एक टीचर को जो इतना अच्छी हमें शिक्षा दे और एक ऐसा गुरु जो हमें इतनी अच्छी राह दिखाए, वो तो नेचुरली ही याद आएगा। तो दादी जी ने क्यों हमको कि आपको मुझे याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है, डेफिनेटली, लेकिन ये दादी जी की प्रेरणा हमेशा क्यों रही? दादी जानती है कि मनुष्य तो आज है, कल नहीं है। जी जी। जैसे अभी हम कहेंगे कि साकार में तो दादी नहीं है जी। परंतु दादी को ये भी मालूम कि जितना कोई भी आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा, उनको वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो प्यार, वो ताकत उसी एक से मिलेंगी। जी। तो दादी सदा जो भी बात करती थी या हमें बताती थी या करती थी, दादी को ये भावना होती थी कि इस आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़े, न कि मेरे साथ। और दादी को हम कभी कहते थे, दादी आपको ये इतनी अच्छी बातें कहाँ से मिली? तो कहेंगी उस एक के द्वारा। सचमुच हम दादी को कहते, दादी ने आपने आज बहुत अच्छा भाषण किया। कहीं मुझे आता थोड़ी था कुछ, उसने सिखाया। तो दादी खुद कभी भी अपने लिए स्वीकार नहीं करती थी कि मैं अच्छी टीचर हूँ। दादी तो कहती थी मैं तो स्टूडेंट हूँ। लास्ट तक भी दादी मुरली पढ़ती थी 2-3 बारी दिन भर। जो अपनी ज्ञान अमृत की मैगजीन है दादी वो भी पढ़ती थी, प्योरिटी मैगजीन भी दादी पढ़ती थी। और फिर जो कुछ पढ़ा था दादी फिर हम लोगों को पता थी, आज मैंने ये बड़ी अच्छी कहानी प्योरिटी में पढ़ी, आज मैंने ये बड़ी अच्छी कहानी ज्ञान अमृत में पढ़ी। तो दादी उसका फिर वर्णन भी करती थी। तो दादी सदा अपने को स्टूडेंट लाइफ में रखा, तभी 104 इयर्स तक दादी सेवा करती रही। क्योंकि जो अपनी बुद्धि को एक्टिव रखता है स्टडी में, लर्निंग में, तो फिर उसकी बुद्धि सदा ही वो चमत्कारी रूप लेती है। तो दादी मैं टीचर हूँ ये कभी नहीं स्वीकार किया, वो टीचर है, सुप्रीम टीचर। गुरु तो कभी भी दादी ने वो टाइटल बिल्कुल उसके नज़दीक ही नहीं जाने दिया। वो हमारा सतगुरु है, वो हमें राह दिखा रहा है। मैं जिस राह पर चल रही हूँ, जो मुझे प्राप्ति हुई है, मैं चाहती हूँ सबको वो प्राप्ति हो। दादी सदा यही कहती थी कि जो मैंने सुख लिया है परमात्मा के द्वारा, मैं चाहती हूँ हर एक को वो सुख का, अंदर सुख क्या होता है, अति इंद्रिय सुख क्या होता है, मेरा मन चाहता है हर एक को वो अनुभव हो। जयंती बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी के बारे में इतनी रहस्यमय बातें आपने हमें बताई, और अगले एपिसोड्स में भी हम आपसे बहुत सारी ऐसी गहराई वाली बातें सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। दर्शकों, दादी जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा था, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर उनका चिंतन चलता रहता। वे सोच के सागर में डूबकर ऐसे ऐसे मोती निकाल लाती थी कि लोग उनके विचार सुनकर अचंभित हो जाते थे। अगले एपिसोड में हम आदरणीय जयंती बहन से जानेंगे दादी जी के विषय में और भी रहस्यमय बातें। मिलते हैं कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जान की कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।